हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो लोग भी RSM SSB जेई, SSC जेई या फिर कोई भी स्टेट AE या जेई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अभी ग्रेजुएशंस में हैं इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी कंटेंट है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को सोल्व कर लें। बाकी इस वीडियो के एंड में भी आपको हम लोग MCQs प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इरिगेशन, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, वेरियस टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ द इरिगेशन। So let's start with the basic definition of irrigation. So basically irrigation can be defined as the process of the artificial supply of water to the soil for raising the crops. तो जो भी हमारे पास क्रॉप्स होती है उसको उगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वाटर देना पड़ता है सोइल को आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि हम कंप्लीटली रेन पे डिपेंड नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल तरीके से ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा जिससे कि हम जो भी हमारे फील्ड्स हैं उसमें हम पानी को पहुंचा सकें। एंड इट इज़ अ साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द एफिशिएंट लो कॉस्ट इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम टेलर्ड टू फिट द नेचुरल कंडीशंस। और जो भी हमारी नेचुरल कंडीशंस हैं उसमें हम हमारे स्ट्रक्चर को या हमारा जो भी प्लान है उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकें कि वो एक एफिशिएंट तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से लो कॉस्ट इरिगेशन सिस्टम को हम बेसिकली बना सकें। So basically it is the engineering of the controlling and harnessing the various natural sources of water by the construction of dams, reservoir, canals, headworks and finally distributing the water to the agricultural fields. तो हम क्या करेंगे इसमें, हम बहुत सारे डैम बनाएंगे। जैसे ही हम किसी भी रिवर में डैम को बनाएंगे तो उसके पीछे हमारा क्या बन जाएगा, रिजर्वोयर बन जाएगा जिसमें हम पानी को कलेक्ट कर लेंगे। और उस रिजर्वोयर से हम कुछ ना कुछ वहाँ पे हेडवर्क बनाएंगे। उस हेडवर्क से हम क्या करेंगे, हमारे वाटर को डाइवर्ट करेंगे कैनाल्स में, और कैनाल्स को हम किससे जोड़ देंगे, हमारे जो भी फील्ड है उनसे। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, रिवर से हमारे पानी को हमारे फील्ड्स तक लेके आ रहे हैं बाई कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर्स। एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग इंक्लूड्स द स्टडी डिज़ाइन ऑफ वर्क इन कनेक्शन विद द रिवर कंट्रोल। तो मतलब रिवर से जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे रिवर से पानी को फील्ड में ले जाने के लिए, वो सब इसमें हम डील करेंगे। ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉग्ड एरिया, जहाँ जिस भी एरिया में वाटर लॉगिंग हो रही है उसमें हम किस तरह से ड्रेनेज को प्रोवाइड करें इन ऑर्डर टू अवॉइड द वाटर लॉगिंग एंड द जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और जो भी हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उससे हम किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन की, तो इरिगेशन की ज़रूरत क्या है। अगर हम इंडिया में देखें तो इनएडिक्वेट रेनफॉल है, यानी हमारा रेनफॉल इतना है कि हम कम्प्लीटली उस पर डिपेंड नहीं कर सकते इरिगेशन के लिए। सेकेंड वन इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और साथ में इंडिया में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है और कहीं पे बहुत कम अमाउंट में होता है। तो हमें क्या करना है, कम अमाउंट में इरिगेशन स्कीम्स को लाना है जिससे कि हम वहाँ पे जो भी हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं उस फील्ड में हम लोग वाटर को पहुँचा पाएँ। इरिगेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, इरिगेशन से हमारी जो क्रॉप यील्ड होती है, यानी पर हेक्टेयर एरिया में हमको जो क्रॉप मिलने वाली है वो बेसिकली बढ़ जाएगी। तो हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाएगी। ग्रोइंग पेरेनियल क्रॉप्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेरेनियल क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं। अब पेरेनियल क्रॉप्स क्या होती है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। पेरेनियल क्रॉप्स वो होती है जो कि सिर्फ एक साल या कुछ महीने के लिए लाइव नहीं रहती है, बल्कि वो मोर देन 2 ईयर्स तक सरवाइव कर सकती है फील्ड में। जैसे कि आपका शुगर कैन क्या है, आपका एक पेरेनियल क्रॉप्स है जो कि मोर देन 2 ईयर्स तक अलाइव रहता है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इसका शुगर कैन और पेरेनियल क्रॉप्स क्या होते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ग्रोइंग 2 to 3 क्रॉप्स इन ए ईयर, और अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही साल में 2 या 3 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज आपको पानी की कोई कमी वहाँ पे नहीं होगी। द प्रिवेंशन फ्रॉम द ड्राउट एंड फेमीन कंडीशन, अगर आपके पास पानी है तो वहाँ पे चाहे आप ड्राउट हो और फेमीन हो, उस वाली सिचुएशन से आप अच्छे से टेक ओवर कर सकते हैं।
क्योंकि अगर ड्राउट होता है, अगर रेनफॉल नहीं होती और वहाँ पे ऐसा सूखा भी होता है, तो भी अगर आपके पास कैनाल है या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, आसपास रिवर है जिससे कि आप वाटर को ले सकते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी क्रॉप को वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो इससे आपका अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड। अदर वन एडवांटेज इज प्रिवेंशन फ्रॉम द ड्राउट एंड फेमिन कंडीशन। तो ये हमने डिस्कस किया था कि आप सूखा या अकाल जैसी स्थिति में भी आप अच्छे से हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकते हो, इन केस इफ यू आर हैविंग ए गुड इरिगेशन स्कीम, सफिशिएंट स्ट्रक्चर इन द रिवर, सो दैट यू कैन you can convey the water from the river to the field by using the head structures to control the heads in the canals or by constructing the canal. अब डिसएडवांटेज की बात करें कि इरिगेशन से क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग क्यों होती है, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में वाटर अगर सप्लाई कर रहे हो फील्ड में, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग से क्या होता है, वाटर लॉगिंग से होता है हमारी जो हेल्थ ऑफ प्लांट, हेल्थ ऑफ क्रॉप है, वो उतनी अच्छी नहीं रहती है, वो मतलब टाइम के साथ में डिक्रीज होती जाती है और हो सकता है हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो ना हो। वाटर लॉगिंग में बेसिकली हमारी फील्ड में हम एक्सेसिव वाटर को सप्लाई कर रहे हैं। एक्सेसिव वाटर से क्या होगा, हमारी जो रूट्स है उसको सिर्फ वाटर ही नहीं चाहिए, उसको एयर भी चाहिए। अब वो एयर कैसे मिलेगी, उसको एयर तभी मिलेगी जब उसकी जो रूट्स है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसमें से जो भी ऑक्सीजन है उसको ले सके। अगर आपने पूरे एरिया को फुल ऑफ फ्लडिंग कर रखा है एक टाइप से, तो वहाँ पे उसको एयर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उस केस में आपकी जो हेल्थ ऑफ क्रॉप है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी आपकी जो क्रॉप यील्ड है वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें तो इंटेंस इरिगेशन से क्या होता है, वहाँ पे कोल्ड और डैम्प इन्वायरमेंट बन जाएगा। मतलब जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होगा, और जहाँ भी मॉइस्चर ज़्यादा होगा उससे क्या होते हैं, हमारे जो डेंगू और मलेरिया ये जो डिजीज़ है इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो डैम्प कंडीशन होती है उस पर इसके जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। तो बेसिकली अगर डेंगू और मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर होगा, या फिर वहाँ पे एरिया अगर फ्लडेड है तो, और वो स्टेगनेंट वाटर होता है, तो स्टेगनेंट वाटर में और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डेंगू और मलेरिया के। अदर वन इज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू परकोलेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब क्या करते हो, आप सरफेस पे फर्टिलाइजर को अप्लाई कर देते हो, ठीक है, और जब भी आप पानी डालोगे, एक्सेस में पानी डालोगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप पानी डालोगे तो आपके जो भी फर्टिलाइजर हैं वो फर्टिलाइजर मिक्स हो जाएंगे आपके पानी के साथ में, और पानी के साथ में जैसे फर्टिलाइजर मिक्स होंगे तो और वो पानी जब इन्फिल्ट्रेट होगा आपकी सॉइल में, तो क्या करेगा, अपने साथ में फर्टिलाइजर को भी लेके जाएगा, और जैसे ही वो ग्राउंड वाटर टेबल को मीट करेगा, जैसे वो ग्राउंड वाटर टेबल को रीच करेगा, तो अपना जो भी ग्राउंड में वाटर है उस सब को क्या कर देगा, पोल्यूट कर देगा। तो आपके पास चाहे आप बोरिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप जो भी वाटर यूज़ करेंगे वो कैसा आएगा, उसमें वो जो फर्टिलाइज़र आपने अप्लाई किया है वो मिक्स करके ही वो पानी को देगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि आप अगर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं और वहाँ पे एक्सेसिव आप इरिगेशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, अपने ग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड में जो भी पानी है उसको आप पोल्यूट कर रहे हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो जो भी इरिगेशन स्कीम्स होती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं, आप उसको एज ए ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन में यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप भी कोई भी कैनाल, सपोज कैनाल बना रहे हैं, अनलाइंड कैनाल है, तो उसमें जब भी पानी जाएगा तो अल्टीमेटली कुछ अमाउंट में सीप हो जाएगा, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। और अगर आप पानी को स्टोरेज कर रहे हैं तो आप उसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। आप आपकी जो कैनाल्स है और चैनल्स है उसको कभी कभी हम जब एक्सेसिव वाटर होता है तो हम हेडवर्क को ओपन करते हैं, हेडवर्क में जो गेट्स होते हैं उनको ओपन करते हैं और कुछ पानी को डाइवर्ट कर देते हैं सीधे कैनाल में, ताकि हमारे पास जो भी एक्सेसिव वाटर है उसको हम कुछ टाइम के लिए हमारे कैनाल में स्टोरेज करके रख सके इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लड। और जब भी आपके एरिया में कोई भी नई इरिगेशन स्कीम्स आएगी, नए कंस्ट्रक्शंस होंगे स्ट्रक्चर्स के, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। अब इरिगेशन की बात करते हैं कि इरिगेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इरिगेशन को हम बेसिकली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, वन इज सरफेस इरिगेशन, अदर वन इज सब सरफेस इरिगेशन। इसको भी हम डिस्कस करते हैं।
सरफेस इरिगेशन में हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्लो इरिगेशन, दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड्स में। फ्लो इरिगेशन को भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेरेनियल इरिगेशन और इनअंडोनेशन या फ्लड इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन को हम दो टाइप में बांटते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा बेसिक क्लासिफिकेशंस हो गए यहाँ पे। अब इस क्लासिफिकेशन को पूरा करने के बाद हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सरफेस इरिगेशन क्या होता है। तो अब देखो नाम से पता चल रहा है सरफेस इरिगेशन। सो सरफेस इरिगेशन इज इन दिस टेक्निक वाटर फ्लोज एंड स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड। यानी आपकी जो भी सरफेस है या लैंड है उसके ऊपर आपका पानी फ्लो करता है, यानी सरफेस पे आपका पानी फ्लो करता है। द वेरिड क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर अलाउड ऑन द फील्ड एट डिफरेंट टाइम्स, यानी अलग अलग समय पे आप अलग अलग क्वांटिटी में वाटर को वहाँ पे रिलीज कर देते हो। और देयरफॉर फ्लो ऑफ वाटर अंडर सरफेस इरिगेशन कम्स अंडर वोबली फ्लो, या इसको अनस्टडी फ्लो बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है। सरफेस इरिगेशन में हम पानी को क्या अप्लाई करते हैं, जो हमारा लैंड है या फिर जो एरिया है उसकी सरफेस पे वाटर को अप्लाई कर देते हैं, जिसकी क्वांटिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहती है। अब इसमें जैसे जैसे पानी बहेगा तो वो क्या होगा, एक वोबली फ्लो होगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस केस में आपका वोबली फ्लो होगा। तो वोबली फ्लो का मतलब होता है अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो हमेशा सरफेस इरिगेशन के केस में होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब सरफेस इरिगेशन में सपोज आपने यहाँ से पानी रिलीज किया एक पॉइंट से, सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ से आपने पानी को रिलीज कर दिया, ये दूसरा पॉइंट है जहाँ तक पानी आ रहा है। तो जब वाटर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट पानी ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। अगर यहाँ से आपने सपोज यहाँ से 10 लीटर पानी छोड़ा तो वहाँ पे 10 लीटर नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे सपोज 8 लीटर पानी पहुँचा दूसरे पॉइंट पे, तो 2 लीटर पानी कहाँ चलेगा, आपका ज़मीन में चलेगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, अनस्टडी फ्लो, यानी फ्लो कंडीशंस आर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम बोलते हैं वोबली फ्लो। तो सरफेस इरिगेशन के केस में ऐसा होता है क्योंकि उसमें इन्फिल्ट्रेशन भी होगा, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपका ग्राउंड में चला जाएगा। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सरफेस इरिगेशन। अब आप सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि स्लोप क्या है सरफेस का। अगर स्टीप स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, तब तो आपका पानी सीधा रन ऑफ कर जाएगा, पानी वहाँ पे रिटर्न ही नहीं करेगा, तो पौधे काम में नहीं लेंगे पानी को। रफनेस ऑफ द फील्ड सरफेस, तो फील्ड सरफेस की रफनेस देखनी पड़ेगी कि पानी ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा, कितनी रफनेस है, मतलब कितना डिस्चार्ज उधर से दे कि हमारे दूसरे एंड तक पहुँच पाए। डेप्थ ऑफ वाटर आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है हमारी क्रॉप के लिए। आपको देखना पड़ेगा लेंथ ऑफ रन और टाइम कितना है, कितने टाइम तक और कितनी लेंथ के लिए हमें वाटर को अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे जो वाटर कोर्स है उसकी साइज़ और शेप कैसे रखें हम, जिससे हमें एफिशिएंट इरिगेशन मिले। डिस्चार्ज कितना देना है वाटर कोर्स में, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि फील्ड का रेजिस्टेंस कैसा है इरोजन के लिए, क्योंकि जब भी आप इसको यूज़ करोगे सरफेस इरिगेशन को, तो जब भी आप डिस्चार्ज होगे, सपोज यू आर गिविंग द हाई डिस्चार्ज, तो आपकी सरफेस पे जो भी सोइल है, तो सोइल क्या होगी, इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे इरोजन होगा तो पानी अपने साथ में क्या होगा, पानी तो फ्लो होगा ही होगा, साथ में अपने साथ जो सोइल पार्टिकल्स हैं उनको भी ले जाएगा, तो बेसिकली इरोजन होगा वहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि कितना डिस्चार्ज देना है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सोइल है या फिर जो लैंड है उसका फील्ड रेजिस्टेंस कैसा है इरोजन के लिए। अब टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन, तो अब सरफेस इरिगेशन हमने डिस्कस किया। अब इसमें भी दो तरह के सरफेस इरिगेशन होता है, एक होता है फ्लो इरिगेशन और एक होता है लिफ्ट इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, इफ द वाटर इज अवेलेबल एट हायर एलिवेशन एंड इट इज सप्लाइड टू लोअर लेवल अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड एज फ्लो इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन में आपको क्या याद रखना है कि आपका जो पानी अवेलेबल है वो है हमारा हायर एलिवेशन पे। सपोज ये हमारा एक पॉइंट है जो कि आपका हायर एलिवेशन पे है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। सपोज ये एक पॉइंट है जो कि हायर एलिवेशन पे, और आपको पानी जो सप्लाई करना है वो करना है इस पॉइंट पे, लोअर लेवल पे। अब आपका वाटर है हाई लेवल पे, आपका फील्ड है लो लेवल पे, तो क्या होगा, आपका वाटर आसानी से फ्लो कर जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो फ्लो इरिगेशन में यही होता है कि आपका जो फ्लो होगा वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि आपके पास जो वाटर अवेलेबल है वो है हायर एलिवेशन पे, और आपको जो फील्ड है जिसमें वाटर अप्लाई करना है वो करना है लो एलिवेशन पे। ये तो हुआ फ्लो इरिगेशन।
अब लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होगा, आपका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो कहाँ होगा, वो तो होगा नीचे लो लेवल पे यहाँ पे, और जहाँ पे आपको वाटर अप्लाई करना है, जहाँ पे आपका फील्ड है, वो क्या होगा, हायर एलिवेशन पे। अब लो एलिवेशन से हाई एलिवेशन पे पानी लेके जाना है तो कैसे होगा, ग्रेविटी से तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ मैकेनिकल या फिर कुछ मैनुअल तरीके से इस पानी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, बेसिकली आप एक पंप यूज़ कर सकते हो। तो बाय द यूज़ ऑफ पंपिंग आपको लो जो एलिवेशन है उससे हाई एलिवेशन पे पानी को लेके जाना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। अब लिफ्ट इरिगेशन में आप क्या यूज़ कर रहे हो, कुछ भी पंप या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, मशीनरी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपका जो लिफ्ट इरिगेशन होगा वो क्या होगा, कॉस्टलियर होगा देन द फ्लो इरिगेशन। क्योंकि फ्लो इरिगेशन तो अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, उसमें आपको कुछ देने की ज़रूरत है नहीं। लिफ्ट इरिगेशन में आपको या तो फ्यूल या फिर कुछ मैकेनिकल या मैनुअल तरीके से पानी को पहुंचाना पड़ेगा ऊपर साइड में। तो ये इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। तो सिंपली आपका लिफ्ट इरिगेशन कॉस्टलियर हो जाएगा एज कम्पेयर टू द फ्लो इरिगेशन। अब जो ट्यूबवेल है और जो पंप वेल है वो इसके एग्जाम्पल है। अब जो भी मतलब विलेज में उनको पता होगा कि ट्यूबवेल में क्या करते हैं, हमारे पास एक वेल होता है, ठीक है, उसमें हम मोटर लगा के रखते हैं। जैसे हम बटन को स्विच ऑन करते हैं तो वाटर को पंप करना स्टार्ट कर देती। तो ये भी आपका एग्जांपल हो गया लिफ्ट इरिगेशन का, क्योंकि आपके पास वाटर अवेलेबल है, वो है ग्राउंड में, अंडरग्राउंड है। तो उस वाटर को आपको ऊपर लेके जाना है फील्ड में, तो वहाँ पे आपको ट्यूबवेल यूज़ करना पड़ेगा, पंप वेल। या फिर आपके पास कोई वेल है, उसमें आप पंप को यूज़ कर रहे हैं, आप पंपिंग कर रहे हैं किसी वेल में, तो पंप वेल हो गया। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लो इरिगेशन की, कि फ्लो इरिगेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्लो इरिगेशन कितने तरीके से हो सकता है, पेरेनियल इरिगेशन हो सकता है और इन अंडोनेशन या फ्लड इरिगेशन हो सकता है। अब देखो पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है, अगर आपके पास एक कांस्टेंट और कंटिन्यूअस वाटर आपको मिल रहा है आपकी फील्ड में, आपकी जो भी क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो क्रॉप पीरियड है उस दौरान में, तो उसको बोलेंगे हम पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद ही रखना है। पेरेनियल इरिगेशन का मतलब है अगर आपको फील्ड में कंटिन्यूअस और कांस्टेंट वाटर अगर मिल रहा है आपके फील्ड में, आप जो कि आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स के लिए सफिशिएंट है, और आपका जो भी क्रॉप पीरियड है उसमें उस पीरियड में आपको उतना पानी मिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पेरेनियल इरिगेशन। अब कभी कभी पेरेनियल कैनाल्स भी पूछ लेता है, तो पेरेनियल्स कैनाल या पेरेनियल्स रिवर वो कैनाल या वो रिवर है जिसमें पानी थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल हो, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है वाटर, थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, तो उसे हम बोलते हैं पेरेनियल। और पेरेनियल इरिगेशन में आपके जो क्रॉप पीरियड है उस दौरान में आपको उतना पानी कंटिन्यूअस मिलता रहेगा जिससे कि आपके फील्ड्स की या क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अब पेरेनियल्स इरिगेशन में टाइप की बात करें तो एक तो होता है डायरेक्ट इरिगेशन, दूसरा होता है स्टोरेज इरिगेशन। अब डायरेक्ट इरिगेशन में क्या करेंगे, कैनाल्स के थ्रू आप कर सकते हैं इरिगेशन को, तो वो एक तरीके से डायरेक्ट हो गया। दूसरा होता है स्टोरेज इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन में आप क्या करेंगे, पानी को स्टोर करके रखेंगे। पानी को स्टोर करने के लिए हम डैम बनाएंगे या कुछ चैनल्स बनाएंगे। तो यार अगर आपने डैम्स और चैनल्स बना के रखे हैं जिससे कि आप पानी को ले रहे हो, तो एक टाइप ऑफ स्टोरेज इरिगेशन हो गया। और या फिर आपके पास कैनाल है जिसमें आप सीधे पानी को यूज़ कर सकते हो कैनाल से, तो हो गया हमारा डायरेक्ट इरिगेशन। अब इनंडेशन और फ्लड इरिगेशन की बात करते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि फ्लड इरिगेशन में क्या करेंगे, हम सोइल को सबमर्ज कर देंगे, फुल्ली फ्लडेड कर देंगे हमारे जो लैंड है उसको। तो इसमें क्या बात रखनी है, याद रखनी है आपको कि इस टाइप के इरिगेशन में हमारे जो सोइल होती है वो कैसी होती है, सबमर्ज्ड होती है, और हमारा जो लैंड होता है वो फुल्ली फ्लडेड होता है, और वहाँ पे मतलब जो सोइल है वो फुल्ली सेचुरेटेड हो जाती है। अब ये प्रैक्टिस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये भी याद रखना है। तो अब हम एरिया को फ्लडेड कर रहे हैं, मतलब हमारे पास अच्छा खासा पानी अवेलेबल है, और ये प्रैक्टिस हम यूज़ करते हैं डेल्टा रीजन में। डेल्टा मतलब किसी भी रिवर का जो एंड पॉइंट होता है या फिर लो लाइंग रीजन जहाँ पे रिवर एक तरीके से ख़त्म होती है, समुद्र में मिल रही है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन में क्या होता है, बेसिकली हमारी जो भी रिवर सेडिमेंट्स को लेके आ रही है, जैसे ही वो एकदम अपने एंड पे पहुँचती है तो वहाँ पे फ्लैट क्या मतलब जो स्लोप ऑफ रिवर होता है वो फ्लैट होता है। तो वो क्या होते हैं, जो भी सेडिमेंट्स या जो भी सोइल्स अपनी रिवर लेके आ रही है वो वहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा रीजन। तो डेल्टा रीजन में क्या होता है, हमारा स्लोप जनरली फ्लैट होता है,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो स्ट्रीम वाटर लेवल होता है ड्यूरिंग द फ्लड वो हाई होता है, ताकि हमें क्या हो, जो पानी हो सीधे रिवर से मिल जाए। ठीक है, या तो फ्लो होके मिल जाए सीधे रिवर से, या फिर हम पार्शली क्या करें, कुछ फ्लो से ले लें और कुछ लिफ्ट इरिगेशन का यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस डेल्टा रीजन में होती है, जहाँ पे जो स्ट्रीम का वाटर लेवल है वो थोड़ा हाई होता है। ठीक है, तो उस केस में आप या तो सीधे जो रिवर का पानी वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लैंड में, या फिर वो पॉसिबल नहीं है तो आप पार्शली बाय फ्लो और पार्शली बाय लिफ्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, ये मैंने फिगर दिखा हुआ है फ्लडेड, ये देखो एरिया, पूरा एरिया हमने क्या किया, वाटर से फ्लडेड कर रखा है। अब ये पानी कहाँ से आया, या तो किसी रिवर से ही सीधे ले लिया जो कि इसके पास में एडजस्टेंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, और या फिर हो सकता है कुछ पानी हमने डायरेक्ट रिवर से लिया और कुछ हमने लिफ्ट इरिगेशन का यूज़ करके ले लिया। अब सब सरफेस इरिगेशन की हम बात करते हैं। तो सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, अब नाम से पता चल रहा है, इस तरह के इरिगेशन में क्या होगा, इस तरह के इरिगेशन में हम सरफेस पे वाटर को अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जो सब सरफेस है सोइल की, या फिर अंडरग्राउंड उसे बोल सकते हैं हम, सब सरफेस या अंडरग्राउंड, तो सीधे हम क्या करेंगे, जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स है यानी उनकी जो जड़ें, उनमें सीधे हम पानी को पहुंचा देंगे। तो हम सरफेस पे पानी फैलाने का झंझट नहीं रखेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, सीधे जो प्लांट की रूट है उसी पे पानी को पहुंचा देंगे। तो उसको हम बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। तो सब सरफेस इरिगेशन में क्या होगा, हम जो हमारी सरफेस है उसको वेट नहीं करेंगे, सीधा अंडरग्राउंड में जाके हमारा जो प्लांट की रूट्स है उसमें पानी को पहुंचा देंगे। अब ये भी हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, हम नेचुरल तरीके से कर सकते हैं सब सरफेस इरिगेशन को, और आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं। अब देखो नेचुरल तरीके से कैसे करेंगे। अब सपोज हमारे पास कुछ एक चैनल्स है या फिर कुछ कैनाल्स हैं हमारे पास जो कि अनलाइंड है, यानी उसमें कंक्रीट की लाइनिंग या किसी और मटेरियल की लाइनिंग नहीं की हुई है। तो जब भी उसमें वाटर फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ सीपेज होगा, कुछ ना कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, अब जो वो वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा जो भी एडजस्टेंट में हमारे जो भी लैंड्स हैं या फिर जो भी फील्ड्स हैं उसमें वो वाटर सीधे हमारे जो क्रॉप्स है वो यूज़ कर लेगी। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल तरीके से हमने क्या किया, सब सरफेस इरिगेशन कर दिया। यानी जो भी वाटर सीप हुआ हमारे चैनल से या फिर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे सीप हुआ, उसको हमने जो क्रॉप्स है उसके इरिगेशन में यूज़ कर दिया। अब आर्टिफिशियल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, अब आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें हम जो रूट जोन है उसमें डायरेक्ट सप्लाई ऑफ वाटर करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, परफोरेटेड पाइप्स। परफोरेटेड पाइप्स मतलब ऐसा पाइप जिसमें से वाटर आसानी से लीक हो सकता है या फिर वाटर फ्लो कर सकता है, उसमें एक लो फ्लो रेट से एक तरीके से। ठीक है, मतलब नॉन पोरस नहीं होगा, एक तरीके से पोरस पाइप होगा परफोरेटेड पाइप। तो हम क्या करेंगे, फील्ड में नेटवर्क बना देंगे परफोरेटेड पाइप्स का। ठीक है, सरफेस पे नहीं, अंडर द सरफेस, सब सरफेस में नेटवर्क को बिछा देंगे। और जैसे इसमें हम वाटर को अलाउ करेंगे तो पानी धीरे 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 सीप होगा पाइप से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इससे हमारी क्रॉप्स ग्रो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इरिगेशन टेक्निक्स की। तो इरिगेशन टेक्निक्स को हम बेसिकली 7 तरीके से हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी इरिगेशन, बॉर्डर इरिगेशन, चेक फ्लडिंग, बेसिन इरिगेशन, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से इनको। फ्री फ्लडिंग इरिगेशन, तो फ्री फ्लडिंग इरिगेशन का आप देख लो, ये फिगर देख लो। फ्री फ्लडिंग में क्या हुआ, हमने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया, हमने सीधे हमारा जो भी फील्ड है या फिर जो भी हमारा लैंड है उसमें सीधे वाटर को अलाउ कर दिया और इसमें देख लो सब जगह पानी पानी है, पूरा सब जगह पानी पानी, पूरा एरिया फ्लडेड हो गया हमारा। तो इस फ्लडिंग सिस्टम में क्या करते हैं, इरिगेशन, ये सबसे पहले याद रखो एंशिएंट टाइम से, मतलब प्राचीन काल से इसको हम यूज़ लेते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सीधे अपने फील्ड में पानी को छोड़ दिया। तो इसमें क्या करते हैं, वाटर को अप्लाई करते हैं बाय फ्लडिंग द लैंड, मतलब लैंड को पूरा फ्लडेड कर देंगे। ठीक है, और फ्री फ्लडिंग मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड फ्रॉम द फील्ड डीचेस विदाउट एनी चेक और गाइडेंस ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी चेक या फिर कोई गाइडेंस ऑफ फ्लो नहीं होगा। बेसिकली हम किसी तरीके से फ्लो को रेगुलेट कर रहे हैं या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें सीधे हम डायरेक्टली फ्लडिंग ऑफ द एरिया कर देंगे।
अब ये कहाँ पे सूटेबल होता है, ये सूटेबल होता है रोलिंग टेरेन के लिए। अब रोलिंग टेरेन क्या होता है, मतलब बेसिकली स्लोप के हिसाब से हम किसी भी एरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कम स्लोप है तो उसको प्लेन बोल देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा है तो रोलिंग बोल देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा है तो माउंटेनियस बोल देंगे, और स्लोप अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको स्टीप बोल सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ आवर स्लोप। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो फ्री फ्लडिंग इरिगेशन होता है वो हम किस टेरेन में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा यूज़ होता है रोलिंग टेरेन में, ये याद रख लेना, रोलिंग टेरेन में हम यूज़ करते हैं। यानी स्लोप थोड़ा प्लेन जो हमारा टेरेन होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसकी रेंज देखें तो सब जगह अलग अलग दी हुई है, जनरली 10 to 15% ये वेरी कर सकता है, सब जगह अलग अलग दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि रोलिंग टेरेन के लिए हम फ्री फ्लडिंग को यूज़ कर लेते हैं। और ये किसके लिए सूटेबल होता है, जो भी हम हमारी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं और पेस्चर होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। मतलब जो भी क्रॉप्स हमारी पास पास उगाई जाती है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, उनके लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। तो ये फोटोग्राफ आपने देख ही लिया। अब हम बात करते हैं बॉर्डर इरिगेशन की। बॉर्डर इरिगेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये फिगर देख लो आप। अब इसमें आपको देख रहा है ये दिख रही है बॉर्डर्स, इसमें तो हमारे क्या हो गए, इसमें तो हमने क्या उगा रखा है, हमारी क्रॉप को उगा रखा है। और यहाँ पे हमारा चैनल है जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं हम, लीव्स। अब इस मेथड में क्या करते हैं, फील्ड को सबसे पहले लेवल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारा फील्ड होता है वो हमारा प्लेन होना चाहिए, वेल लेवल्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, हम छोटे छोटे स्मॉल बेड्स बना देंगे, ठीक है, जो कि बंड से हमारे सराउंडेड होंगे 15 से 30 सेंटीमीटर हाइट। मतलब ये जो हाइट है ना इन बंड्स की, ये होती है 15 to 30 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और इनके बीच में हम छोटे छोटे इरिगेशन चैनल्स, ये दिख ही रहे हैं आपको इरिगेशन चैनल्स, तो छोटे छोटे इरिगेशन चैनल्स को हम प्रोवाइड कर देंगे इनके बीच में, जिससे कि पानी फ्लो होगा। अब लेंथ ऑफ, अगर हम बेड की बात करें तो लेंथ ऑफ बेड हमारा वेरी करता है 30 मीटर से, जो कि हम लोम सोइल में प्रोवाइड करते हैं, और 90 मीटर तक जाता है जो कि क्ले सोइल में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसका देख लेना है कि 30 मीटर से 90 मीटर तक हमारी वेरी करती है लेंथ ऑफ द बेड। और जो विड्थ होती है, विड्थ को हम एडजस्ट करते हैं इस हिसाब से, ताकि जो पानी है वो हमारे जो एरिया है, जो भी लैंड है, उसको इवनली और यूनिफॉर्मली जो है वेट कर दें। फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स द बेड्स में बी स्टिल स्मॉलर, स्पेशली वेयर वाटर इज कॉस्टली एंड नॉट वेरी अबंडेंट। अब जहाँ पे पानी अधिकता में नहीं है, पानी की कमी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बेड्स को और छोटा कर सकते हैं, ताकि हमारे जो पानी है वो थोड़ा सा कम लगे। और इस मेथड में हम क्या, इस मेथड को कब एडॉप्ट करते हैं, ये हमारे जो सभी टाइप की सॉइल टेक्सचर है उसमें हम यूज़ कर लेते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, सो इस केस में हम क्या करते हैं, सभी टाइप के सॉइल टेक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट द सैंडी सॉइल, और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है उनके लिए अच्छा होता है। पर इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा जो बेड होना चाहिए वो लेवल्ड होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है, क्योंकि आपको जो चैनल्स बनाए उसके लिए डिग करना पड़ेगा, आपके जो लीव्स है या बंड्स बनाने उनको बनाना पड़ेगा अच्छे से। तो आपके जो लेबर्स हैं वो इनिशियल में हो सकता है आपको रिक्वायर हो, आपकी जो इनिशियल कॉस्ट हो थोड़ी सी हाई हो, बट इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हम बात करते हैं चेक फ्लडिंग इरिगेशन की। तो चेक फ्लडिंग इरिगेशन में हम क्या करते हैं, चेक फ्लडिंग इरिगेशन का सबसे पहले आप फोटो देख लो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये मेन चैनल दिख रहा है, मतलब मेन चैनल, और इससे जो हमने फील्ड्स बनाए, इसके साइड में छोटे छोटे से ऐसे स्मॉल एरियाज बना दिए, और उससे हम पानी को अलाउ कर रहे हैं इन फील्ड्स में एक तरीके से, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करेंगे, ये भी, इसमें भी क्या ज़रूरत है कि हमारे जो प्लॉट्स हैं वो रिलेटिवली लेवल होने चाहिए। और इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल लीव्स या फिर इम्बैक्टमेंट यूज़ करते हैं। इसमें आपको ज़्यादा हाई इम्बैक्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इरिगेशन वाटर एंटर्स द क्लोज्ड एरिया एंड सब्सिक्वेंटली फ्लड्स इट। तो क्या होगा, इसके पास में जो आपने मेन चैनल दे रखा है उसमें पानी आएगा, और उससे हम पानी को फिर डाइवर्ट कर देंगे हमारे साइड में जो भी हमने छोटे छोटे जो एरियाज़ बना रखे हैं उसमें, फिर उस एरिया को वो फ्लडेड कर देगा। और चेक फ्लडिंग मेथड होता है सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है उन सोइल के लिए जो कि
हाई परमिएबल हो। तो जहाँ भी सोइल हाई परमिएबल है या फिर जिनकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे हम चेक फ्लडिंग को यूज़ करते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी देख लेते हैं। अब क्या होगा कि जो पानी है वो इंटायर एरिया के ऊपर जल्दी से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, मतलब पानी एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट भी करेगा और फ्लो भी होगा। पर इस मेथड में हम क्या होता है कि जो पानी है वो जल्दी से फ्लडेड हो जाएगा, मतलब फ्लो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो इन्फिल्ट्रेशन जो लॉसेस होंगे वो हमारे कम होंगे बेसिकली इस टाइप ऑफ फ्लडिंग में। तो जो वाटर लॉस होगा इन्फिल्ट्रेशन की वजह से वो प्रिवेंट होगा या फिर रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम पूरे एरिया को फ्लडेड करेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी को पूरे फील्ड में फैलने के लिए एक टाइम देना पड़ेगा, उस टाइम में इन्फिल्ट्रेशन होगा। बट इस केस में क्या होगा, इतना जो मेन चैनल है इसमें इन्फिल्ट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे पानी भर गया आपका, और आप साइड में जो हमारे छोटे छोटे आपने जो ये बना रखे हैं लैंड्स एरिया, इसमें जैसे ही आप अलाउ करोगे यहाँ से पानी, वो तुरंत चले जाएगा। तो मतलब एक तरीके से इट इज़ ए फास्टर मेथड टू स्प्रेड द वाटर इन कंप्लीट एरिया। तो आपके इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस को ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब ये किसके लिए बेस्ट एडोप्टेड होता है? हेवी सॉइल में इसका अच्छे से यूज़ होता है। हेवी सॉइल का मीन्स होता है हमारी जो क्ले सॉइल होती है उसको हम हेवी सॉइल बोलते हैं, या फिर ऐसी सॉइल जिसमें क्ले का जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा हो, इनफैक्ट मतलब 25% से ज़्यादा हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये हेवी सॉइल है। ठीक है, अब हेवी सॉइल की क्या खास बात होती है कि ये हाई अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। जैसे कि क्ले सॉइल होती है, तो क्ले सॉइल क्या होती है, वाटर को अपने अंदर रिटेन करके या होल्ड करके रख सकती है। अब बात करते हैं बेसिन इरिगेशन की। तो बेसिन इरिगेशन में क्या है, आप देखो अब यहाँ पे छोटे छोटे हमने बेसिन्स बना रखे, जैसे एक बेसिन ही हो गया, ये इसका एडजेसेंट बेसिन। तो बेसिन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फ्लडिंग कर रहे हैं बेसिन में। तो बेसिन जो सरफेस इरिगेशन होता है उसी की एक प्रैक्टिस है ये बेसिन इरिगेशन। इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को हम जनरली यूज़ करते हैं जो ओरकार्ट्स होते हैं। ओरकार्ट्स मतलब जो क्वेरिया, हिंदी में क्यारिया बोलते हैं जिसको, उसमें यानी जिस भी लैंड पे हम लोग फ्रूट्स को या फिर उगा रहे हैं, या फिर हमारे जो नट ट्रीज हैं उनको उगा रहे हैं, तो मतलब जहाँ भी हम जो फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बेसिकली बेसिन इरिगेशन का यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का हमारा सरफेस इरिगेशन ही है। और इसके अंदर हम छोटे छोटे फील्ड्स रखते हैं, जो मतलब ये छोटे छोटे हमने फील्ड बना रखे ना, इनका साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है, मतलब छोटे छोटे ऐसा फील्ड बना देंगे और उसमें हम फिर पानी को फ्लडिंग कर देते हैं। और फील्ड हमारा लेवल होता है ऑल डायरेक्शन में, इज encompassed by a dike to prevent the runoff and provides an undirected flow of water onto the field. It is herein called a basin. तो इस बेसिन में क्या होता है, बेसिकली ये हमारा लेवल होता है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। और इसमें हम क्या बनाते हैं, एक डाइक बना देंगे। डाइक क्या है, ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है एम्बैंकमेंट, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली डाइक। तो इस डाइक से क्या होगा, ये आपका जो रन ऑफ है, मतलब एक जो आपने स्मॉल एरिया है उसमें ये पानी बाउंड हो जाएगा, दूसरे एरिया में वो फ्लो नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से एक अनडायरेक्टेड फ्लो ऑफ वाटर होगा ऑन द फील्ड। तो इसी को हम एक तरीके से बेसिन बोलते हैं, ठीक है। और जो बेसिन होता है इसको हम टिपिकली स्क्वायर रखते हैं शेप में, बट अगर आप अलग अलग भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हो। ये इरेगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे लगभग ये रेक्टेंगुलर ही हमारे जो बेसिन्स हैं, पर इनको स्क्वायर भी रख सकते हो और इसके अलावा आप इरेगुलर शेप भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। फरो इरिगेशन की बात करते हैं। फरो इरिगेशन देखो, इसमें क्या किया हमने, इसमें आपका मेन चैनल आ रहा है और यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट या लीवेज बनाई है आपने, उसमें आपने ग्रो कर रखा है और साइड में स्मॉल चैनल्स बना रखे हैं जिसमें कि वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फरो इरिगेशन। तो ये जो पानी फ्लो हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं फरो, ठीक है। तो फरो इरिगेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो कि फरो इरिगेशन कहाँ यूज़ करते हैं। फरो इरिगेशन हम रो क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, जैसे आपका हो गया पोटैटोज, आलू हुआ, कॉटन हुआ, शुगर केन या फिर वेजिटेबल्स, उसमें हम फरो इरिगेशन को यूज़ करते हैं। तो इसमें वाटर इज अलाउड टू फ्लो इन फरो ओपन इन क्रॉप रोज। जो क्रॉप्स रो में जो फरोज बनाई है, सिर्फ इसी में हम वाटर को अलाउ करते हैं। इस फिगर में आप देख लो,
इट इज सुटेबल फॉर स्लोपी लैंड वेयर द फरो आर मेड अलोंग कंटूर। अब ये जो फरो होती है ये अलोंग द कंटूर बनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, दैट दीज फरोज आर मेड अलोंग द कंटूर्स। और जनरली ये प्रैक्टिस हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्लोपी लैंड्स में। स्लोपी लैंड्स में पानी इजीली फ्लो हो जाएगा वन एंड टू अदर एंड, ठीक है। और लेंथ ऑफ फरो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी लेंथ होनी चाहिए फरो की, वो डिपेंड करेगा परमेबिलिटी पे, कि सॉइल की परमेबिलिटी ज़्यादा है। सो इट शुड बी सच दैट कि आपका जो पानी आप यहाँ से भेज रहे हो वो आपका जो एंड पॉइंट है, आपके जो फील्ड है उसका, वहाँ तक वो पहुँच जाना चाहिए। तो इस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे लेंथ कितनी रखनी है। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये 3 से 6 मीटर तक वेरीज करती है। इट वेरीज फ्रॉम 3 मीटर टू 6 मीटर। और सैंडी और क्ले लॉम्स में इससे भी कम हो सकती है एज कम्पेयर टू द क्ले एंड क्ले लॉम्स। इसमें जो भी वाटर है वो इकोनॉमिकली यूज़ होता है, मतलब कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कहाँ यूज़ करते हैं हम, जनरली प्लेन टेरेन में जहाँ पे स्लोप हमारा 1 to 3% हो, ठीक है। द फरो इरिगेशन विथ स्ट्रेट फरो इज क्वाइट सक्सेसफुल। और ये जो फरो है इसको अगर आप स्ट्रेट रखो तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो ये सब था फरो इरिगेशन के बारे में। इसमें क्या याद रखना था आपको कि जो फरोज हैं वो हमेशा कंटूर के अलोंग बनाया जाता है। कंटूर क्या होता है, कंटूर वो उस लाइन को रिप्रेजेंट करती है जिसके एलिवेशन सभी सेम हो, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन की। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं फव्वारा। तो देख लो यहाँ पे आपको ये स्प्रिंकल या फव्वारा लग रहा है। इसमें आपको प्रेशर से पानी प्रेशर होगा, उसके साथ वाटर आएगा और उसको पूरे फील्ड के ऊपर हम स्प्रिंकल कर सकते हैं। एक तरीके से मतलब जैसे बारिश होती है उस तरीके का हो गया, उस तरीके से यहाँ पे पानी, ये देखो ये स्प्रिंकलर है, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है। तो स्प्रिंकल टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें वाटर को हम स्प्रिंकल करते हैं एयर में, मतलब हमारा जो फव्वारों से पानी निकलेगा और एयर में स्प्रेड हो जाएगा। तो स्प्रिंकल इनटू द एयर अलाउड टू फॉल ऑन द ग्राउंड सरफेस जस्ट लाइक रेनफॉल, यानी रेनफॉल की तरह उसको सबसे पहले एयर में हम डिस्पर्स कर देंगे और फिर वो एयर से फॉल होता है हमारे ग्राउंड पे, जैसे कि रेनफॉल में होता है। द स्प्रे इज डन बाय द फ्लो ऑफ वाटर अंडर प्रेशर थ्रू स्मॉल ओरिफिस और नोजल। तो इसमें हम छोटी छोटी ओरिफिस और नोजल्स यूज़ करते हैं जिसमें कि जो हमारा वाटर वो अंडर प्रेशर फ्लो होता है। तो मतलब आपका जो कॉन्स्टेंट सप्लाई है वो अंडर प्रेशर होना चाहिए। अंडर प्रेशर सप्लाई इज मैंडेटरी। The pressure is generally obtained by pumping through to refill the crop root zone by applied almost uniform. A proper selection of the nozzle size, operating pressure and sprinkle spacing, the amount of irrigation water required at the rate to suit the infiltration rate of soil. अब इस पे आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि आप जिस भी रेट से सप्लाई कर रहे हैं वो जो आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट है उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप जो भी वाटर सप्लाई कर रहे हो इन्फिल्ट्रेट ही होता जा रहा, जो वाटर आपने सप्लाई किया वो सीधे इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस में चले गया, प्लांट्स उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहा। तो आपका जो नोजल साइज़ है, आप किस प्रेशर पे ऑपरेट करोगे, स्प्रिंकल के बीच में स्पेसिंग क्या होगी, तो ये सब डिपेंड करता है आपका इन्फिल्ट्रेशन क्या है सोइल का उस पर, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। स्प्रिंकल इरिगेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर में almost all crops are suitable for the sprinkle irrigation system except crops such as paddy and jute। तो paddy and jute के अलावा सभी टाइप की crops के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे ड्राई क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्लावरिंग क्रॉप्स, orchards, plantation crops like tea, coffee, these all are well suitable and can be irrigated through the sprinkle techniques। स्प्रिंकल इरिगेशन की ओर बात करें तो स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसमें, अनइवन लैंड्स में या फिर शैलो सोइल्स में। अब देखो शैलो सोइल क्या होती है, अगर आपकी डेप्थ ऑफ सोइल कम है तो उसको हम शैलो सोइल बोलते हैं जनरली। अब इसकी भी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो कुछ फिक्स नहीं है, वेरी करती है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 10 इंचेस से 20 इंचेस तक ये हमारी वेरी करती है शैलो सोइल, और उसके बाद हमारे पास एक इम्परमेबल स्ट्राटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये उस केस में इफेक्टिव है जहाँ पे शैलो सोइल है और अनइवन लैंड्स हैं। अब अनइवन लैंड्स में आप फ्लडिंग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी लो लाइंग एरिया होगा वहाँ पे पूरा पानी आके इकट्ठा हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द लैंड है वो आपका ड्राई रहेगा। तो उस केस में अनइवन लैंड में और शैलो सोइल्स में आपका जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है।
It is also suitable to coarse sandy terrain where the percolation loss is more and where as a consequences the frequency of irrigation required is more. अब हमको जो सैंडी टेरेन होता है या फिर कोर्स सैंड जिस टेरेन में है उसमें हमारे इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्वाइट हाई है तो उस केस में हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है ये अप्रोप्रिएट होता है इन राइजिंग एंड फॉलिंग लैंड, मतलब वही अनइवन स्लोप हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनइवननेस या अनइंडुलेशंस हो आपके लैंड में, उस केस में, और वहाँ पे भी जहाँ पे आप लैंड को शेप नहीं कर सकते, मतलब लेवल नहीं कर सकते लैंड को, बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो, तो उस केस में आप स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड इन द हिली रीजन्स। तो ये आपको याद रख लेना, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारा जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो हिली रीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्प्रिंकलर इरिगेशन कैन बी यूज्ड इन हिली रीजन ऑल्सो। स्प्रिंकलर इरिगेशन की अगर हम इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है ऑलमोस्ट 80%। इसमें इवेपोरेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि हम वाटर को क्या कर रहे हैं, वाटर को नहीं फ्लडेड कर रहे हैं, नहीं सब सरफेस में भेज रहे हैं, हम इसको एयर में डिस्पर्स कर दे रहे हैं। अब एयर में क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमारा किस में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगा, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन लॉस। मतलब टेम्परेचर अगर हाई है तो आपके इवेपोरेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे। कॉजेज इंटरफेरेंस इन फार्मिंग ऑपरेशन ड्यू टू नेटवर्क सिस्टम। अब अगर आपने एक बार फील्ड में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगा दिया तो आपके जो भी ट्रैक्टर्स हैं, व्हीकल्स हैं या फिर जो भी मशीनरी आप यूज़ करना चाहते हैं फील्ड में, उसको लेके आपको डिफ़िकल्टी होने वाली है क्योंकि एक तरीके से ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आपके लिए, आप इजीली उन्हें नहीं ले जा सकते। आपका जो स्प्रिंकल पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है विंड्स की वजह से। सपोज विंड्स, अगर हेवी विंड्स है आपके एरिया में तो आप जैसे ही वाटर डिस्पर्स होगा एयर में तो वो क्या होगा, एयर के साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो विंडवर्ड और लीवर्ड की तरह, मतलब विंडवर्ड डायरेक्शन में तो आपकी जो क्रॉप्स है उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा और लीवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, सप्लाई ऑफ वाटर कम हो जाएगी और आपके जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो भी आपके जो विंड है उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसमें इनिशियल कॉस्ट आपकी हाई होगी क्योंकि आपको एक अच्छा खासा पूरा नेटवर्क लेना पड़ेगा स्प्रिंकलर के लिए, तो आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना होगा इसमें। इट रिक्वायर्स द लार्ज इलेक्ट्रिकल पावर एंड कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई। अब इसमें वाटर हमेशा अंडर प्रेशर होना चाहिए। अब अंडर प्रेशर वाटर कहाँ से आएगा, जब आप इलेक्ट्रिकल मोटर या फिर कोई भी एक मोटर या पंपिंग यूज़ कर रहे हो किसी भी फ्यूल से वो, और इसमें कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। It cannot be used for the crop which require frequent and large depth of water like paddy। अब ये हमेशा यूज होती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप शेलो हो, शेलो वाटर ऑफ डेप्थ इज रिक्वायर्ड। अगर हमें डेप्थ ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उस केस में हमें तो फ्लडिंग करनी ही पड़ेगी, जैसे कि हम पेड़ी के केस में करते हैं, ठीक है। तो मतलब जहाँ भी लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है तो उसमें हम स्प्रिंकलर इरीगेशन को यूज़ नहीं कर सकते। ड्रिप इरीगेशन की अब हम बात कर देते हैं। ड्रिप इरीगेशन देख लो अब इस फिगर में क्या होता है। ये आपका एक पाइप जा रहा है, ये हो गया मेन पाइप। इस मेन पाइप से आपके डिवाइडेड पाइप जा रहे हैं, स्मॉल डायमीटर पाइप हो गए। इसको पाइप नहीं ट्यूब बोलना सही रहेगा क्योंकि इनका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये पाइप हो गया, आपकी ट्यूब्स हो गई। अब ट्यूब्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट है तो यहाँ पे एक छोटा सा होल, फिर यहाँ पे एक छोटा सा होल। अब उस होल से क्या होगा, पानी एक जो ड्रिप होता है वैसे धीरे 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 इससे रिलीज होता रहेगा और सीधे रूट जोन में वो जाता रहेगा। इट इज़ द लेटेस्ट एडवांसमेंट ओवर अदर मेथड। सबसे लेटेस्ट टेक्निक है ये ड्रिप इरीगेशन जो कि हम यूज़ करते हैं इरीगेशन में। इसको हम ट्रिकल इरीगेशन भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ड्रिप इरीगेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरीगेशन या फिर ट्रिकल इरीगेशन इज अदर नेम ऑफ द ड्रिप इरीगेशन। तो दोनों याद रख लेना। इस मेथड में क्या करते हैं, इरीगेशन वाटर इज कन्वेंट ऑन द सरफेस इन 12 to 16 mm डायमीटर ट्यूबिंग फेड फ्रॉम लार्ज फीडर पाइप्स। तो ये दो फीडर पाइप्स हो गए, एक तो लार्ज फीडर पाइप्स हो गया, ये स्मॉल फीडर पाइप्स हो गए। जो स्मॉल फीडर पाइप्स होते हैं इनकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 12 to 16 mm डायमीटर ट्यूब होते हैं। अब वाटर इज अलाउड टू ड्रिप और ट्रिकल, मतलब ड्रिप और ट्रिकल एक ही है बेसिकली, स्लोली थ्रू द नोजल और द ओरिफिस एट द प्रैक्टिकली जीरो प्रेशर। इसमें ये ध्यान रख लेना प्रेशर की ज़रूरत है ही नहीं, ज़ीरो प्रेशर पे।
अंडर द ग्रेविटी जितना पानी रिलीज हो रहा है वो हम अलाउ करते हैं, वो होने देते हैं। इसमें कुछ किसी टाइप की प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि हमारे स्प्रिंकलर में था। स्प्रिंकलर में आपको एक कांस्टेंट प्रेशर देना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन में कांस्टेंट प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जीरो प्रेशर पे काम करता है, मतलब अंडर द ग्रेविटी जितना पानी सप्लाई हो रहा है हम उसको अलाउ कर देते हैं फील्ड में। इस तरीके से सोइल इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप इज कॉन्स्टेंटली केप्ट वेट, मतलब जो रूट जोन है हमारा जो क्रॉप का वो हमेशा कैसा रहेगा, वेट रहेगा। अगर हम इसके फ्लो रेट की बात करें तो पानी से जो फ्लो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, वेरी लो रेट, 2 से 10 लीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में पाइप से आपका 2 से 10 लीटर ही पानी फ्लो होता है। तो मतलब जो फ्लो रेट है वो बहुत कम होती है आपकी ड्रिप इरिगेशन में। बाय यूजिंग दिस मेथड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली ओवर द सलाइन लैंड ऑल्सो, यानी आपकी लैंड अगर सलाइन है तो भी आप ड्रिप इरिगेशन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में आप डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई कर रहे हो, आप फ्लडिंग करोगे तो क्या होगा, आपका जो वाटर है वो भी सलाइन हो जाएगा। वो सलाइन हो जाएगा तो क्या करेगा, इनडायरेक्टली आपकी जो ग्रोथ ऑफ क्रॉप है उसको वो इफेक्ट करेगा। तो सलाइन लैंड्स के केस में भी आप ड्रिप इरिगेशन को यूज कर सकते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी वो हाईएस्ट है, ये भी याद रख लेना। द हाईएस्ट एफिशिएंसी किस में होती है, इरिगेशन एफिशिएंसी ड्रिप इरिगेशन के केस में होती है। तो ड्रिप इरिगेशन हमेशा हमको हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी देता है और ये होती है हमारी 90%। और हमारे जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके लिए कितनी थी, 80% थी, और यहाँ पे 90%। दिस मेथड हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ ग्रेट वैल्यू इन रिक्लेमिंग एंड डेवलपिंग डेजर्ट एंड एरिड एरियाज, मतलब जहाँ पे बेसिकली पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। जैसा कि हमारा राजस्थान में देख लो आप, डेजर्ट और एरिड रीजन है, मतलब जो सूखा क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर बाय रिड्यूसिंग द परकोलेशन एंड इवेपोरेशन लॉसेस ऑन वन एंड एंड बाय मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएट वाटर कंटेंट इन द रूट जोन ऑफ प्लांट। इसके क्या क्या बेनिफिट है, आपके जो रूट जोन है उसको हमेशा वेट रखेगा। अब सीधे पानी अगर रूट जोन में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो इवेपोरेशन लॉसेज है, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज है, या फिर जिनको हम परकोलेशन लॉसेज भी बोल सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसमें आपके जो वाटर लॉगिंग होने के चांस ही नहीं, आप पानी को सरफेस पे तो ला ही नहीं रहे हो, फ्लडिंग कर ही नहीं रहे हो, वाटर लॉगिंग के चांस है ही नहीं। और इसमें जो क्रॉप यील्ड है वो इंक्रीज होती है, तो मतलब आपका जो भी पर हेक्टेयर में आपको क्रॉप मिलने वाली है वो अब इंक्रीज हो जाएगी। अब ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं, इसको हम जो कैश क्रॉप है उसमें यूज़ करते हैं। अभी कैश क्रॉप क्या होती है ये भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जिसको हम ग्रो करते हैं बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। मतलब कैश क्रॉप्स आर दोस क्रॉप्स विच वी ग्रो टू सेल फॉर द प्रॉफिट। जैसे कि शुगर कैन है, शुगर कैन को हम खुद यूज़ नहीं करते, हम इसको सेल करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉफिट ले सकें। टोबैको, कॉटन, तो ये सभी हमारे कैश क्रॉप के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने और याद रखना है कैश क्रॉप क्या होती है। The field do not get infested with weed and pests due to the non-availability of excess water। अब इसमें excess water तो है ही नहीं, वाटर हम लिमिटेड दे रहे हैं, तो इसमें वीड और जो भी आपके छोटे मोटे पौधे होते हैं जो कि उग जाते हैं वो सब यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप वाटर ही नहीं दे रहे हो, वाटर लिमिटेड अमाउंट में दे रहे हो जितना आपकी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है। तो एक्सेसिव वाटर अवेलेबल नहीं है तो आपका वीड्स वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिकल यूज ऑफ फर्टिलाइजर since they can be applied along with irrigation water in solution with it। ये भी याद रखना है आपको, ये सबसे अच्छा गुड पॉइंट है स्टार, कि इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें जो भी वाटर आप अप्लाई कर रहे हो उसमें सीधे आप क्या करो, फर्टिलाइजर को मिक्स कर दो। आपको सरफेस पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा जो पानी को आप इरिगेशन में यूज़ कर रहे हो उसमें आप फर्टिलाइजर को मिक्स कर दो और उसी वाटर को सप्लाई करो आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। तो आपका क्या होगा, जो फर्टिलाइजर है वो सीधा रूट जोन में जाएगा और उसको प्लांट यूज़ कर लेगा। तो एक तरीके से आपका ग्राउंड वाटर भी इससे पोल्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। द फील्ड डोंट गेट इरोडेड और डिग्रेडेड सिंस देयर इज नो एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर ऑन द फील्ड। इसमें आप सरफेस पे वाटर अप्लाई कर ही नहीं रहे हो, सरफेस पे वाटर अगर फ्लो होता है तो आपका जो लैंड होता है वो इरोडेड हो जाता है, तो इसमें इरोजन के चांस है ही नहीं। मेन ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें हाई कॉस्ट, इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, पूरा जो लेआउट है, पूरा जो कनेक्शन है ड्रिप के वो आपको फील्ड में बनाने के लिए, तो इनिशियली इसकी कॉस्ट थोड़ी सी आई है, बट इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस लेसन you can like our video, you can share it with your friends, you can subscribe our channel for informative videos. Let's grow.
and you can also press the bell icon so that you will notify every time I upload the new videos. So thank you so much to watch this lesson till the end.